ये क्वेश्चन लिख के लो। मिस्टर जोसेफ is a French citizen, not being a person of Indian origin. उसके पीढ़ी में कोई भी इंडियन ओरिजिन नहीं है, मतलब कोई इंडिया में जन्म लिया ही नहीं। Since financial year 2008-9, 2008-9 से he visited India every year. इंडिया में हर साल वो आया है मिस्टर जोसेफ। In the month of June for 101 days. Determine his residential status for assessment year 2021. आंसर टोटल 6 पार्ट में प्रेजेंट होता है। इन ऑल टोटल 6 पार्ट्स आर देयर। एक बार रिपीट कर देता हूं, आपने नोटबुक में भी लिखा है। नंबर 1, कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। स्टेप 2 में स्टे ऑफ प्रीवियस ईयर। उसके बाद 3 में कंक्लूजन रिगार्डिंग रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अगर वो रेसिडेंट है तो उसके बाद कंडीशन ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कंडीशन ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बाद 10 साल 7 साल का इंफॉर्मेशन बताने का। और उसके बाद 6th में कंक्लूजन ड्रॉ करो कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन सबका लिखे हुआ 6 सबसेक्शन 1, 3 पैराग्राफ। अभी मत लिखना, इसके लिए स्पेस छोड़ दो। अभी मत लिखना, इसके लिए स्पेस छोड़ दो। ये हमेशा फिक्स है, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड इधर उधर नहीं करने का। कंडीशन शुड बी सेम लाइक दिस। आंसर कुछ भी हो, रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, दैट इज इमटेरियल। आपको ये कंडीशन हर सम में पहले लिखना ही है। ओके, स्पेस छोड़ दो बच्चों, जो अंदाजे से जितना स्पेस लगता है उतना खाली रखो। ओके, अभी ध्यान दो इधर। मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं जरा ध्यान से बच्चों। कभी भी ना एग्जाम में पहले ये डिसाइड कर लेने का, कंडीशन नंबर 1 तो सबके लिए एप्लीकेबल है, बट कंडीशन नंबर 2 सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो फॉरेनर से इंडिया में आते हैं, जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, जो इंडियन ओरिजिन नहीं है, उन्हीं पर कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल है। कंडीशन नंबर 1 सबके लिए एप्लीकेबल है। कंडीशन नंबर 1 ही पहले देखा जाता है, तो भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इफ कंडीशन नंबर 1 इज नॉट सेटिस्फाइड तो कंडीशन नंबर 2 देखने का। बट कंडीशन नंबर 2 उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, those who are went outside India for employment purpose, Indian citizen, Indian origin, went outside India for employment purpose and comes in India on visit basis, on them condition number 2 is not applicable। मतलब कंडीशन नंबर 2 सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो फॉरेनर्स है, मींस इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन ओरिजिन नहीं है, उनके लिए कंडीशन नंबर 1 भी काम करेगा, कंडीशन नंबर 2 भी काम करेगा। दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए वो रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, चलो अब मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं, फटाफट बोलो। 2008-9 से मिस्टर जोसेफ इज एवरी ईयर विजिटिंग इंडिया फॉर ओनली 101 डेज। तो क्या कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हुआ? क्या वो 2008-9 से लगातार हर साल इंडिया में आता है? मतलब मेरे प्रीवियस ईयर में भी आया होगा 2019 एंड 20 में, लेकिन सिर्फ कितने दिन रह के गया? 101 डेज। देखो स्टेप 2, स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2019-20 इज इक्वल्स टू 101 डेज। वो सब मत लिखो, अप्रैल में, जून, जुलाई, वो सब कब लिखने का? जब आपको ऐसा बोला है कि कौन से मंथ में आया, कौन से मंथ में गया, तो इन दैट केस वी नीड टू डू कैलकुलेशन। बट ईयर
स्ट्रेट अवे दे हैव गिवन यू आंसर कि एवरी ईयर वो जून में आता है और 101 दिन रहता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 19 एंड 20 में 101 दिन। बट कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं होता है, तो फॉर ऑब्जर्विंग कंडीशन नंबर 2 मुझे 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, 4 इयर्स पीछे जाने पड़ेंगे। 15 16 16 17 17 18 18 19 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ध्यान देना, मैं उधर स्क्रीन पे क्या ला रहा हूं, जरा ध्यान दो। स्टे इन 4 ईयर प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। वो 4 इयर्स कौन से हैं? इधर देखो, इधर बी ब्रैकेट में लिखा हुआ 2015 16 से लेके 18 19। 15 16 101 दिन, 16 17 101 दिन, 17 18 101 दिन, 18 19 101 दिन, क्योंकि उसने क्लियरली ऊपर बोल दिया ही विजिट्स इंडिया एवरी ईयर। 2008-9 से एवरी ईयर, हर बार आता है वो भाई, 101 दिन रह के जाता है। तो अब ये 4 साल का टोटल देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 404 दिन। अब कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई होता है क्या, सोचो अपने दिमाग में। आपके इधर राइट में बी में लिखा हुआ है, देखो बी में लिखा हुआ है, देखो क्या बोलता है बी वाला कंडीशन, विद इन 4 ईयर 2015 16 to 18 19 में preceding to that year he had been in India for a period or periods in all amounting to 365 days or more, है ना। 365 से ज्यादा बच्चों, 404 है, मतलब 365 से ज्यादा है। एंड has been in India for 60 days or more in that year, मतलब previous year। previous year में देखो कितना है बच्चों, 101 है। that 101 is more than 60 days। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ 182 डेज का, बट सेकंड कंडीशन फुलफिल हुआ। पहली बात तो मुझे ये देखना था कि वो फॉरेनर है क्या, हाँ फॉरेनर है, जोसेफ फ्रेंच सिटीजन है, नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो कंडीशन नंबर 2 बोलता है 4 इयर्स में 365 डेज और मोर, हाँ है सर। प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, हाँ है सर। व्हेन बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो इसका मतलब 60 डेज अबव भी है एंड इन 4 ईयर 365 डेज और मोर भी है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड कंडीशन इज फुलफिल्ड। अब लिख के लो अपने थर्ड पार्ट कंक्लूजन। थर्ड पार्ट कंक्लूजन फिर से सुन लो। in very simple word we're going to explain, we're going to interpret that condition number 1 is not satisfied of 182 days or more, but Mr. Joseph, since he is a French citizen not of an Indian origin, second condition is applicable। मतलब आपको जैसे आप किसी को कमेंट्री कर रहे हो वैसे आपको बताना है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं करता है 182 डेज का, बट सेकंड कंडीशन कर सकता है, वो 4 साल में 365 से ज्यादा है, प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा है। देयरफॉर मिस्टर जोसेफ विल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया। चलो देखो बराबर है क्या, क्या लिखा मैं पढ़ता हूँ, सुनो बच्चों, पहले सुन लेना अच्छे से, देख लो। मिस्टर जोसेफ इज नॉट सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन of section 6 subsection 1 of 182 days or more, but second condition satisfied since he had been in India for more than 365 days in 4 years preceding to previous year। कितना दिन था वो, 404 दिन, that is 404 days, and in previous year he has been in India for 60 days or more। कितने दिन था वो, he was in India for 101 days। बराबर, मैंने इंटरप्रेट कर दिया कि भाई पहला कंडीशन पूरा नहीं होता है, दूसरा पूरा होता है। Therefore, अब एक सेकंड पैराग्राफ में लिखने का, Therefore, Mr. Joseph will be treated as resident, कैपिटल लेटर में आना चाहिए वर्ड रेसिडेंट, इन्वर्टेड कॉमा में, in India for previous year 1920 and assessment year 20 and 21। That's it, your step number 3 completed। हाँ, पहली बात तो सर आगे बढ़ सकते हैं क्या, it depends upon whether you have declared resident or non resident। अगर मैं नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर करता ना इसको, तो कहानी खत्म हो गई होती, बट सिंस वी डिक्लेयर्ड हिम एज अ रेसिडेंट, तो अगेन क्वेश्चन रेजेस वेदर इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आपने उसको रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है ना, तो अब फिर से क्वेश्चन रेज होता है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कंडीशंस क्या होते हैं। तो बच्चों इसका
3 पैराग्राफ बोला था मैंने, क्या है देखो वो, a person is treated as a resident and ordinary resident if he full satisfies both conditions given below. both, हाँ both, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. नंबर 1 क्या बोलता है, रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट रहना चाहिए इंडिया में एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 years. कौन से 10 साल, 2009-10 से लेकर 18-19, 2009-10 से लेकर 18-19, इस 10 साल में 2 बार रेसिडेंट रहना चाहिए एटलीस्ट, इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर. एंड क्यों है, क्योंकि बोथ कंडीशन सेटिस्फाई करना है. प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस बोले तो स्टे, STAY, स्टे ऑफ एटलीस्ट 730 days, मतलब 730 या उससे ज्यादा होना चाहिए, 730 से कम नहीं होना चाहिए. 730 days in India during 7 years. 2000, वो 7 ईयर कहां से कहां तक है, 12-13 से लेकर 18-19 तक, 2012-13 to 18-19, immediately preceding to the relevant previous year. बच्चों ये भी 3 पैराग्राफ आप लोग एकदम कांस्टेंट रखना पड़ता है हर सम में. आप रेसिडेंट डिक्लेयर करने के बाद ये 3 पैराग्राफ लिखना ही पड़ता है, ठीक है. ये आपके पास होगा, नोटबुक में लिखा हुआ होगा. अगर नहीं है लिखा हुआ तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. तो पार्ट को हेडिंग है स्टे इन इंडिया इन 10 years and 7 years preceding to previous year. स्टे इन इंडिया इन 10 years and 7 years preceding to previous year, मतलब 10 साल पहले, 7 साल पहले का इतिहास निकालो उसका इंडिया में. तो जरा आप क्वेश्चन को फिर से याद करना. 2008-9 में जोसेफ पहली बार इंडिया में आया था, उसके बाद वो हर साल इंडिया में जून में आता है, 101 दिन रहकर चला जाता है. अब ये मत बोलना जून में 101 दिन रहता है क्या सर, वो जून में आता है और कब तक रहता है वो नहीं बताया, लेकिन हर फाइनेंशियल ईयर में 101 दिन रहता है. अपना 10 ईयर कहां से शुरू होता है, उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, उसके लिए एक वर्किंग बनाना पड़ता है. आप सब लोग ध्यान देंगे, कुछ लिखना मत, बस वर्किंग नोट कैसे बनता है सुनना जरा बच्चों. ऐसे कॉलम बनाने हैं आपको. फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद थर्ड कॉलम में स्टे, स्टे डेज में होता है. उसके बाद स्टेटस, स्टेटस मतलब वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है. अब मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों. सीरियल नंबर 1 अपना 10 साल पीछे कहां से शुरू होता है, ब्रैकेट में लिख के दिया था 2009-10. 2009-10 में जोसेफ वॉज इन इंडिया फॉर 101 days, क्योंकि वो 8-9 से आया था, 2008-9 से आया था, तो हर साल 101 दिन रहता है, मतलब 9-10 में भी 101 दिन. अब बोलो जिस फाइनेंशियल ईयर में उसका स्टे 2009-10 है, स्टे 101 दिन है, उसका स्टेटस क्या होगा. स्टेटस मतलब वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा. तो आंसर फॉर दिस नॉन रेसिडेंट, क्योंकि भले वो इधर 101 है, 60 के ऊपर है, उससे पहले ऊपर के 4 साल में 365 डेज वो नहीं है. ध्यान देना, रेसिडेंट का कंडीशन वही अप्लाई करके चेक करना. थोड़ा ध्यान देना बच्चों. आई वांट दैट each and every student should concentrate on explanation which I will going to give in this particular 5-10 minutes. नहीं तो बाद में ना बहुत कंफ्यूज रहोगे कि सर आपने कैसे रेसिडेंट डिक्लेयर किया, नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर किया. सुनना जरा, 2008-9 में पहली बार वो आया, लेकिन मैं 8-9 से कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आई एम डूइंग कैलकुलेशन फ्रॉम 9-10. तो व्हाई यू डिक्लेयर्ड इट एज ए नॉन रेसिडेंट, क्योंकि सर भले वो 60 से ज्यादा है, लेकिन उसके पहले के 4 साल में 365 रहना चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि वो उससे पहले 8-9 में आया था और वो भी 101 दिन के लिए. तो कैसे पॉसिबल है दैट 365 से ज्यादा हो सकता है वो. सो वी डिक्लेयर्ड एज ए नॉन रेसिडेंट. चलो नेक्स्ट, नंबर 3, नहीं सॉरी सेकेंड ईयर 10-11, स्टेटस कांस्टेंट है 101 days. Here also he declared as a non-resident.
क्योंकि ये 101 भले 60 के ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर के 4 साल में उसका स्टे सिर्फ 202 दिन है। 202 क्यों बोला मैंने? क्योंकि वो 8-9 में आया, 9-10 में आया, 202. It should be more than 365 days. So again, for 101 days, we declared non-resident. Next. Third year. Third year, 2011-12. Stay तो constant है, 101 days. बोलो यहां पर भी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? इसके ऊपर के 4 साल में 303 दिन होता है बच्चों, क्योंकि वो 8-9 से आया था ना। तो अगर मैं ऊपर के 3 साल का टोटल करो तो 303 होता है। Here also he will going to be considered as non-resident. Next, fourth year, 12-13, 101 days. अब बोलो स्टेटस में क्या आना चाहिए? स्टेटस में क्या आना चाहिए? रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? एज ए रेसिडेंट। बरोबर, सबको समझ में आया बच्चों? क्योंकि वो 2008-9 में इंडिया में आ चुका है, तो ऊपर के 4 साल में स्टे 365 से ज्यादा होना चाहिए। अब उसके बाद 5th ईयर में आता हूं, 12-13, 101 दिन डेफिनेटली रेसिडेंट रहेगा। 6th ईयर में 14-15, 101 दिन डेफिनेटली रेसिडेंट रहेगा। सर आप इतना कॉन्फिडेंस से रेसिडेंट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दिखाई दे रहा है उस ईयर को छोड़ के ऊपर के 4 साल में उसका स्टे 365 से ज्यादा है। 7th ईयर 15-16, 101 days अगेन रेसिडेंट। 8th ईयर 16-17, 101 days रेसिडेंट। सब कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से रेसिडेंट बन रहे हैं वो। 9th ईयर 17-18, 101 days रेसिडेंट। 10th ईयर 18-19, 101 days रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, बोलो कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता था? ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता था? 10 साल में ही शुड बी रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 years। 10 में कम से कम 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए। ये भाई देखो 7 बार रेसिडेंट है, 10 में 7 बार रेसिडेंट है। इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड, 2 से ज्यादा रेसिडेंट है वो। चलो अब कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या बोला था मालूम है? 7 years का टोटल, 7 years का टोटल। ऊपर से 7 years मत लेना, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओ। डिसेंडिंग ऑर्डर में 7 years। कौन से 7 years का टोटल देखो? ये वाला 7 years प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। 7 years कौन से 7 years होते हैं? 2012-13 टू 2018-19, इन सबका टोटल बनता है 707। अब कंडीशन नंबर 2 क्या था? याद करो, कंडीशन नंबर 2 क्या था? इन प्रेजेंस ऑफ 7, एटलीस्ट 730 days प्रेजेंट होना चाहिए, स्टे होना चाहिए एटलीस्ट 730 days आउट ऑफ 7 years प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। है क्या 730 days? देखो बच्चों 730 दिन दिख रहा है क्या? नहीं, 707 है। इसका मतलब कंडीशन नंबर 2 नॉट सेटिस्फाइड। जबकि ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। 10 में दो, कम से कम 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए, 7 साल में 730 days या उससे ज्यादा होना चाहिए। If both conditions are satisfied, then only he will going to be considered as ordinary resident. But अभी इसमें क्या हुआ है? एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भाई को हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब आ जाओ 6th पार्ट का कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया, मैं पढ़ता हूं, जरा ध्यान देना बच्चों। मिस्टर जोसेफ satisfied first condition where he is a resident for more than 2 years out of 10 years.
सही बात है सर, 2 से ज्यादा बार रेसिडेंट है वो 10 साल में, बट सेकेंड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड सिंस his stay in India is only 707 days in 7 years preceding to previous year, जबकि 730 होना चाहिए था, उससे कम है, तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब फाइनल लाइन, therefore Mr. Joseph will be treated as कैपिटल लेटर में इन्वर्टेड कॉमा में। एग्जामिनर हमेशा सबसे पहले यही लाइन पढ़ता है, अंदर का मटेरियल पढ़ने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं भी जब कोई टैक्स का पेपर असेसमेंट करता हूं तो मेरा भी ध्यान सबसे पहले ये आखिरी लाइन पे आता है कि बच्चे ने पहले ये बराबर लिखा है क्या। अगर यही रॉन्ग लिखा रहेगा तो मैं समझ जाता यार कुछ तो बकवास है अंदर, खाली 2-4 मार्क्स देने का, आगे बढ़ने का। हमेशा एग्जामिनर को हाईलाइट करके दिखाओ कि आपका मेन आंसर क्या है। तो व्हाट वी हैव रिटन देयर, Mr. Joseph will be treated as in inverted comma resident but not ordinary resident for assessment year 2020-21. Is it clear? I hope you all have understood.